हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। टीजीटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। यदि आप पहले दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखें, क्योंकि उन दोनों वीडियो में हमने व्याख्या सहित प्रश्नों को हल किया था। इस वजह से हम 47 प्रश्नों को ही कवर कर सके थे। इस तीसरे वीडियो से हम वन शॉट में प्रश्नों को ले चलेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक प्रश्नों को कम समय में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। 48वां प्रश्न अपना देखते हैं। निम्न में से कौन जरायुजी है? विवी पोरस है। हमारा ऑप्शन दिया गया है ए शार्क, बी मेंढक, सी फुसफुस मीन, डी अस्थिय मीन। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। शार्क हमारा विवी पोरस जीव है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हम 49वां देखते हैं। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है ए सरीसृप का, बी स्तनधारी का, सी पक्षी का, डी मत्स्य का। तो समुद्री घोड़ा हम सभी जानते हैं कि एक मत्स्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। हम 50वां प्रश्न देखते हैं। इक्वीफिश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मोलस्का से, ऑप्शन बी सरीसृप से, ऑप्शन सी एनिलिडा से, ऑप्शन डी उभयचर से। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इक्वीफिश उभयचर से संबंधित है, एम्फीबिया से संबंधित है। हम 51वां प्रश्न देखते हैं। उभयचरों का हृदय होता है त्रिकोष्ठकीय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चार कोष्ठकीय, ऑप्शन सी द्विकोष्ठकीय, ऑप्शन डी एक कोष्ठकीय। तो हम सभी जानते हैं कि उभयचरों का हृदय त्रिकोष्ठकीय, तीन कोष्ठों वाला होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक सत्य उभयचर नहीं है? उभयचर का अर्थ हुआ कि ऐसे जीव जो जल में, जमीन पे समान रूप से जीवन यापन कर सकते हों। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है ए टोड, बी सेलामेंडर, सी कछुआ, डी मेंढक। तो ये सभी हम तीनों देख रहे हैं, टोड, सेलामेंडर, मेंढक सभी उभयचर हैं, जबकि कछुआ सत्य उभयचर नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। कछुआ सत्य उभयचर नहीं है। 53वां देखते हैं। उड़न मेढक है हाइला, रोकोफेरस, सी पीपा और ऑप्शन डी एलाइट्स। तो रोकोफोरस हमारा सही उत्तर है। रोकोफोरस को हम उड़न मेढक भी कहते हैं। तो ये रोकोफेरस ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 54वां प्रश्न। पाद रहित उभयचर है इक्योफिश, एलाइट, ब्यूफो, हाइला। ऑप्शन ए इक्योफिश, बी एलाइट्स, सी ब्यूफो व ऑप्शन डी हाइला। तो हम एलाइट्स को ही पाद रहित उभयचर कहते हैं। एलाइट्स को हम माफ़ करिएगा इक्थियोफिश को ही हम पाद रहित उभयचर कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हम देखते हैं 55वां प्रश्न। मेढक की त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन हमारा दिया गया है ए स्वेद ग्रंथियां तथा वसामय ग्रंथियां। हम जानते हैं ये गलत उत्तर है। ऑप्शन बी स्वेद ग्रंथियां तथा स्तन ग्रंथियां, ये भी गलत उत्तर है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेढक एक ओविपोरस जीव है, इस वजह से इसमें स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं।
सी स्वेद ग्रंथियां तथा श्लेष्म ग्रंथियां, डी श्लेष ग्रंथियां तथा विष ग्रंथियां। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि मेंढक की त्वचा में श्लेष्म तथा विष ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। हम 56वां देखते हैं प्रश्न। एक विषहीन सांप है। विषहीन सांप का अर्थ ऐसा सांप जिसमें विष अनुपस्थित हो। तो विषहीन सांप है वाइपर, ऑप्शन ए, बी बंगाइरस, बंगाइरस को हम करैत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाइरस को करैत भी सामान्य भाषा में या कहीं कहीं करेट लिखा मिल जाएगा, या करैत कहते हैं। ठीक है। पाइथन आप लोग जानते ही अजगर को कहते हैं। डी समुद्री सांप। तो पाइथन को विषहीन सर्प कहा गया है, या पाइथन विषहीन सर्प होता है। यह बहुत आकार में बड़ा व मोटा होता है। इसमें विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है। हम अगला 57वां प्रश्न देखते हैं। सर्प की विष ग्रंथि किस में रूपांतरित होती है? ऑप्शन ए अधोजिह्वा, ऑप्शन बी जिह्वा, ऑप्शन सी जंभिका, ऑप्शन डी कर्णपूर्व। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि सर्प की वृष ग्रंथियां कर्णपूर्व में रूपांतरित होती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। 58वां प्रश्न देखते हैं। कोबरा का विष तंत्र किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन बी स्वतंत्र तंत्र को, ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र को, ऑप्शन डी पाचन तंत्र को। तो कोबरा का विष तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए माफ करिएगा। 59वां प्रश्न हम देखते हैं। सींग भेक हॉर्न टोड है। एक ऑप्शन दिया गया है स्तनधारी, ऑप्शन बी उभयचर, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन डी मीन। तो ये आप सभी बंधुओं के लिए है कि आप सभी 59वें प्रश्न का उत्तर कमेंट में अवश्य दें। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां इसमें है, निम्न में से कौन सर्प नहीं है? कांचगोधिका, ऑप्शन ए, बी रैटल स्नेक या रैटल सर्प, सी करैट या बंगाइरस, डी वाइपर। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि कांच गोधिका को हम सर्प नहीं कहते हैं, या कांच गोधिका सर्प नहीं होती है। रैटल स्नर्क, वाइपर, करैट अभी हमने बताया बंगाइरस को कहते हैं, और वाइपर ये सभी सर्प होते हैं। तो ऑप्शन ए कांच गोधिका सर्प नहीं है। ठीक है। आप लोगों को इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग वहां से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सभी प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम 61वां प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है? ऑप्शन ए ईमू, ऑप्शन बी एल्बेटरॉस, ऑप्शन सी पिस्टेकुला, ऑप्शन डी फैल्कन। तो हम ईमू को जानते हैं कि ईमू बहुत ही भारी पक्षी होता है, उड़ नहीं सकता। ऑप्शन बी एल्बेटेरास हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी एल्बेटेरास को सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है, या एल्बेटेरास ही सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। 62वां प्रश्न हम देखते हैं। पक्षियों में सक्रिय अंडाशय तथा अंडवाहिनियां हैं। दाईं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाईं, ऑप्शन सी दायां अंडाशय बाईं अंडवाहिनी, ऑप्शन डी दायां अंडाशय दोनों अंडवाहिनी। तो 62वें का हमारा ऑप्शन बी बाईं
सही उत्तर है। बाईं अंडाशय व अंडवाहिनी सक्रिय होते हैं। 63वां प्रश्न देखते हैं। आर्कियोटेरिक्स है विलुप्त पक्षी, विलुप्त स्तनधारी, तारामीन, समुद्री मछली। तो आर्कियोटेरिक्स को हम विलुप्त पक्षी मानते हैं, यद्यपि कुछ लक्षण इसके स्तनधारियों से मिलते हैं। इसमें दांत होते हैं, कुछ पंखों में इसमें उंगलियां पाई जाती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह स्तनधारी व पक्षियों के बीच एक कड़ी का कार्य करता था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो ये प्रश्नों में आएगा, तो आप लोग सही प्रश्न पढ़े हैं उसे ही माफ करिएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे। आर्कियोप्टेरिक्स है एक विलुप्त पक्षी, विलुप्त स्तनधारी, तारामीन, डी समुद्री मछली। तो आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म को हमने खोजा, जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स की शरीर संरचना में कई लक्षण ऐसे मिले जिसमें इसमें पंखों में कुछ ऐसी संरचना उंगली की समान मिली। वहीं आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच में हमें दांत भी मिले। तो आर्कियोप्टेरिक्स को हम पक्षियों में समूह में रखते हैं, यद्यपि कुछ लक्षण उसमें अन्य जीवों की उपस्थित होते हैं, लेकिन हम इसे विलुप्त पक्षी ही मानते हैं, क्योंकि ये आर्कियोप्टेरिक्स मौजूदा समय में हमारी पृथ्वी पर नहीं है, यह एक जीवाश्म है। तो ऑप्शन ए विलुप्त पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। आगे हम देखते हैं 64वां। किसी भी अस्थियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। माफ करिएगा, किसी अस्थियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। पक्षियों की, यहाँ पे प्रश्न में किसकी रहना चाहिए। ऑप्शन ए पक्षियों की, सरीसृपों की, ऑप्शन सी उभयचर की, ऑप्शन डी मत्स्य की। तो 64वें प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही है कि पक्षियों की अस्थियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला आगे हम देखते हैं 65वां प्रश्न। एक पक्षी जो दांतों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए गिद्ध, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी डोडो, ऑप्शन डी आर्कियोप्टेरिक्स। अभी हमने ऊपर बात किया कि आर्कियोप्टेरिक्स में दांत भी उपस्थित होते थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स ही ऐसा पक्षी है जिसे हम दांतों के लिए भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। 66वां प्रश्न हम देखते हैं। उड़न क्षमता रहित पक्षी कौन है। एल्बेटेरॉस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एमू, ऑप्शन सी क्रेन, ऑप्शन डी प्लेमिनोज। तो हमने अभी ऊपर बात किया था कि ईमू बहुत ही भारी पक्षी होता है, यह उड़ने में असमर्थ होता है। तो उड़न क्षमता रहित या फ्लाइटलेस बर्ड है ईमू। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ईमू उड़न क्षमता रहित पक्षी होता है। 67वें प्रश्न को हम देखते हैं। पक्षी की उड्डयन पेशियां किससे जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए क्लेविकल से, ऑप्शन बी स्टर्नम की कील से, ऑप्शन सी स्कैपुला से, ऑप्शन डी कोरकॉइड से। तो ऑप्शन बी हमारा स्टर्नम की कील से पक्षियों की उड्डयन पेशियां जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 68वां प्रश्न हम देखते हैं। पेंगुइन में होते हैं लंबे पैर। आप लोग पेंगुइन अवश्य देखे होंगे, तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि पेंगुइन एक भारी
छोटी ध्रुवों पे अर्थात ग्लेशियरों या बर्फीली जगहों पे पाए जाने वाली पक्षी हैं जिसके पैर छोटे होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ऑप्शन ए दिया गया है। तो ऑप्शन ए रहे बी रहे माफ़ करिएगा, ए रहेगा, बी लिखा है। ऑप्शन बी चप्पू के समान पंख। ऑप्शन सी अंडे रखने के लिए कोष्ठ। ऑप्शन डी दोनों आगे की ओर तथा पीछे की ओर निर्देशित पात। तो ऑप्शन बी हमारा चप्पू के समान पंख, फ्लिपर के समान पंख जो है विंग इसके होते हैं। तो पेंगुइन में बी ऑप्शन सही हुआ, चप्पू के समान पंख उपस्थित होते हैं। अगला हम 69वां प्रश्न देखते हैं। ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है। ऑप्शन ए सल्कीय चींटीखोर, कांटेदार चींटीखोर। ऑप्शन सी हैजाहॉग। ऑप्शन डी सेही। तो 69वें का हमारा कांटेदार चींटीखोर सही उत्तर है। ये ऐसा स्तनधारी होता है जो अंडे देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। कंगारू है ऑप्शन दिया गया है 70वें का। ऑप्शन ए जरायुजी होता है। ऑप्शन बी ओविपोरस या अंडज होता है। ऑप्शन सी अंडज जरायुजी होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 70वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है कि कंगारू जरायुजी होता है। कंगारू के बच्चे लगभग 1 इंच के होते हैं। ये जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक ये माता की थैलीनुमा पेट पे थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर ये उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर ये विकसित होते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तभी इन थैलों से बाहर निकलते हैं। 71वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है। ऑप्शन ए शेर। ऑप्शन बी डोडो। ऑप्शन सी चीता। ऑप्शन डी 2 सींगों वाला गैंडा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। डोडो एक पक्षी हुआ करता था जो मॉरिशस में पाया जाता था। यह इस समय मॉरिशस से और हमारी पारिस्थितिकीय तंत्र से विलुप्त हो चुका है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। डोडो मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है। मॉरिशस से ही नहीं, पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। 72वां प्रश्न अब हम देखते हैं। कृंतकों में उपस्थित माफ करिएगा होते हैं। कृंतकों में उपस्थित या कृंतकों में होते हैं एक ही बात है। ऑप्शन ए लंबे कांटे। ऑप्शन बी लंबे सूंक। ऑप्शन सी लंबे कृंतक। ऑप्शन डी लंबे रत्नक। 72वां प्रश्न है तो इसमें कृंतकों में रोडेंट्स में लंबे कृंतक होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा स्तनधारी जिसमें दोनों दूध उत्पादन करते हैं। दोनों का अर्थ हुआ मेल फीमेल दोनों ही जीव दुग्ध उत्पादन करते हैं। ऑप्शन ए पाइथन। ऑप्शन बी एकिडीना। ऑप्शन सी मैक्रोपेपस। ऑप्शन डी डाइडेल्फियस। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है एकिडीना, जो कि दुग्ध उत्पादन करता है, जिसके दोनों मेल व फीमेल दुग्ध उत्पादन करते हैं। हम 74वें प्रश्न को देखते हैं। गैंडे के सींग हैं। ऑप्शन ए अस्थीय। ऑप्शन बी उपास्थीय। ऑप्शन सी कैरेटीन युक्त बालों का गुच्छा। ऑप्शन डी आंशिक अस्थीय तथा आंशिक उपास्थीय। तो हम लोग जानते हैं कि गैंडे के सींग पे जो उहार या जो सींग होती है वह कैरेटीन से युक्त बालों का एक गुच्छा होती है जो मिलकर
जो ये बालों के गुच्छे मिलकर एक सींग की संरचना बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि कैरोटीन युक्त बालों का गुच्छा ही गैंडों के सींग बनाते हैं या गैंडों के सींग पे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, संघ पोरीफेरा के जंतु जिन्हें स्पंज कहते हैं में जनन केवल अलैंगिक व मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी, संघ सिलेंट्रेट्स के बहुत से रूपों में कोरल बनाने के लिए चूने का बाह्य कंकाल पाया जाता है। ऑप्शन सी, संघ एलिनिडा के जंतु नम मृदा, स्वच्छ जल तथा समुद्र में मिलते हैं। ऑप्शन डी, संघ इकाइनोडर्मेट में के जंतुओं की शरीर सतह पूर्ण रूप से कैल्केरियम कांटों से घिरी होती है। तो एक पहला कथन हम देखते हैं, संघ पोरीफेरा के जंतु जिन्हें स्पंज कहते हैं में जनन केवल अलैंगिक मुकुलन के द्वारा होता है। यह गलत उत्तर है। यह ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इसमें हम पूछ रहा कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सत्य कथन नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में सिलेंट्रेट्स में बहुत से रूप में कोरल बनाने के लिए चूने का बाह्य कंकाल होता है, कैल्केरियम का बना होता है, ये सही है। वहीं बी, एनिलिडा के जंतु में नम मृदा, एनिलिडा में जैसे हम केचुए को ही ले लें, फेरिटिमा पोस्थुमा को ले लें, मान लो उसका वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है, तो नम मृदा में रहते हैं, स्वच्छ जल में रहते हैं, समुद्र में मिलते हैं। तो ये भी सत्य उत्तर हुआ। वहीं डी, संघ इकाइनोडर्मेट्स के जंतुओं के शरीर सतह पूर्ण रूप से कैल्केरियम कंटों से घिरा रहता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन ए सत्य नहीं है। तो हम ऑप्शन ए को ही चुनते हैं। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। 76वां, स्तनधारियों के विकास में सही कालानुक्रम जिसमें चमगादड़, शुतुरमुर्ग, घोड़ा तथा कछुआ प्रकट होते हैं। तो कछुआ, शुतुरमुर्ग, ऑप्शन ए कछुआ, शुतुरमुर्ग, समुद्री घोड़ा, चमगादड़। ऑप्शन सी, चमगादड़, कछुआ, शुतुरमुर्ग, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग, चमगादड़, समुद्री घोड़ा, कछुआ। ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा, कछुआ, शुतुरमुर्ग, चमगादड़। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है या सही क्रम है। तो ये हमारा सही हुआ। पूछ रहा है जीवधारियों के विकास में सही कालानुक्रम। ऐसे प्रश्नों को हम बार बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। यदि आप प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत प्रश्नों को चुन के आएंगे और आप अंकों से वर्जित रह जाएंगे। ठीक है, हम अगला देखते हैं। मोती प्राप्त किया जाता है पिंक टाटा से, ऑप्शन बी ऑक्टोपस से, ऑप्शन सी सीपीओ से या सीपिया से, ऑप्शन डी योनियों से। तो हम लोग जानते हैं कि मोती हम सीपीओ से, पिंक टाटा से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न पे हम थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि पिंक टाटा से मोती प्राप्त किया जाता है, जबकि ये कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसे ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी कार्डेट कशेरुकी होते हैं परंतु सभी कशेरुकी कार्डेट नहीं होते हैं। ऑप्शन बी हमारा दूसरा कथन है, सभी कार्डेटा कशेरुकी होते हैं परंतु सभी कशेरुकी कार्डेटा भी होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, सभी कशेरुकी कार्डेटा होते हैं।
परंतु सभी कार्डेटा कशेरुकी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि सभी कशेरुकी को कार्डेटा होते हैं, जबकि सभी कार्डेट्स कशेरुकी नहीं होते हैं। वहीं हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, सभी अकशेरुकी कार्डेट्स होते हैं परंतु सभी कशेरुकी कार्डेट नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि सभी कशेरुकी कार्डेट्स होते हैं परंतु सभी कार्डेट्स कशेरुकी नहीं होते हैं। 79वां प्रश्न को हम देखते हैं, पर्ल ओयस्टर किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन दिया गया है, सिफेलोपोडा का, ऑप्शन बी पेलिसोपोडा का, ऑप्शन सी एस्कोपोडा का, ऑप्शन डी गैस्ट्रोपोडा का। तो पर्ल ओयस्टर को पेलिसोपोडा वर्ग में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि पर्ल ओयस्टर पेलिसोपोडा का वर्ग का जीव है या जंतु है। ऑप्शन क्वेश्चन 80वां देखते हैं, स्टेरॉइड्स में अंडा पूर्ण रूप से देह खंडों का शरीर से अलग होना कहलाता है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, स्टोट्स में अंडा पूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है, प्रमोचन, स्वांगोच्छेदन, सावकी जनन, ऑप्शन डी स्वतः भोजिता। तो स्टोट्स में अंडा का पूर्ण देह खंडों का शरीर से अलग होना, प्रमोचन, तो एपोलिसिस कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए सेलोनोसाइट्स, ऑप्शन बी क्लोम, ऑप्शन सी नेफ्रेडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टीनिया सोलियम में सेलोनोसाइट्स होता है, एक अंग होता है जो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं नेफ्रेडिया केचुओं में उत्सर्जीय अंग होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सोलेनोसाइट्स टीनिया में उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं। टीनिया। अगर 22वां प्रश्न को हम देखते हैं, चिनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? ऑप्शन ए एस्केरिसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरियासिस, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। आप सभी लोग जानते हैं कि चिनोपोडियम के तेल का उपयोग एस्केरिसिस के इस्तेमाल में करते हैं, रोग के इस्तेमाल में करते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आपसे जान लीजिएगा कि ऑप्शन ए एस्केरिसिस के रोग के इस्तेमाल में के उपचार में हम चिनोपोडियम तेल का इस्तेमाल करते हैं। 83वां प्रश्न हम देखते हैं, ल्यूकोसोलेनिया में थीसोसाइट्स का कार्य होता है? श्लेष्म का स्वावर करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी पोषक पदार्थों का संग्रहण, ऑप्शन डी भ्रूणीय संरक्षण। तो हम सभी जानते हैं कि थीसोसाइट्स एक पोषक संग्रहण कोशिका होती है जो पोषक पदार्थों को संग्रहित करती है ल्यूकोसोलेनिया में। वहीं ल्यूकोसोलेनिया में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नर्व सेल पाई जाती हैं, टोटिपोटेंट कोशिका जिसे अमीबोसाइट्स या क्योसाइट्स कहते हैं, आदि प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें थीसोसाइट्स एक है। ये पोषक पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हम अगला देखते हैं, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस,
ऑप्शन बी चार्ल्स लेब्रॉन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी ग्रासी। तो चार्ल्स लेब्रॉन ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्यों में मलेरिया परजीवी की खोज की। मलेरिया परजीवी में माइक्रोप्लाज्मा माफ करिएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी आदि प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की कारक होती हैं। मलेरिया का संचारण मादा एनाफ्लेज मच्छरों द्वारा होता है। तो हम अपने प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, चार्ल्स लेब्रॉन। चार्ल्स लेब्रॉन ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्यों में मलेरिया परजीवी की खोज की थी। 85वां प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट कहाँ बनता है? तो आप लोग जानते होंगे कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र 2 खंडों में पूरा होता है, मनुष्य व मच्छर में। तो साइजांट जो है मनुष्य की यकृत में बनने वाली अवस्था है। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है, ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल मादा एनाफ्लीज के अमाशय में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि मनुष्य के यकृत में साइजांट अवस्था बनती है या साइजांट का निर्माण होता है। 86वें प्रश्न को हम देखते हैं। बाथ स्पंज होता है। ऑप्शन ए यूप्लेक्टेला, ऑप्शन बी स्पंजिला, ऑप्शन सी यूस्पंजिया, ऑप्शन डी स्पंज का सूखा कंकाल। तो यूप्लेक्टेला को फूलों की टोकरी कहा जाता है। इसे जापान में लोगों को भेंट में दिया जाता है। माफ करिएगा, हाँ, यूप्लेक्टेला को जापान में फूलों की टोकरी या पाथिंग स्पंज भी कहा जाता है, और माफ करिएगा फ्लावर्स बकेट कहा जाता है। यह लोगों को भेंट में दिया जाता है। ऑप्शन बी स्पंजिला, ऑप्शन सी स्पंजिया, यू स्पंजिया को ही बाथ स्पंज या स्नान स्पंज कहा जाता है। तो उत्तर सी हमारा सही उत्तर है। 87वें प्रश्न को हम देखते हैं। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे चीज़ों के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम 87वें प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रा में दंश कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए बाह्य चर्म से, ऑप्शन बी अंतः चर्म से, ऑप्शन सी मीजनकाइम से, ऑप्शन डी मध्य जनन स्तर से। तो बाह्य चर्म से ही हाइड्रा में दंश कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए। इससे पूछा जा सकता है कि दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तो संघ सिलेंट्रेट्स का एक विशेष लक्षण है। इसमें आप 3 चीज़ों को पा सकते हैं। सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा को रखा गया है, तो हाइड्रा किस संघ का जीव है? सिलेंट्रेटा का है। हाइड्रा में दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो सिलेंट्रेट्स का मुख्य लक्षण दंश कोशिकाओं की उपस्थिति है। और तीसरा हम देख लेते हैं यहीं पे, दंश कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन ए बाह्य चर्म से होती है। ऐसे ही एक प्रश्नों में कई प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? ऑप्शन ए यू स्पंजिया, ऑप्शन बी क्लीन ओना, ऑप्शन सी कैलेलाइना, ऑप्शन डी ल्यूकोसोलेनिया। तो क्लियोना ही एक ऐसा स्पंज है जो कि मोती उद्योग को प्रभावित करता है। 79वां प्रश्न हम देखते हैं। जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है? अभी हमने बात किया था ऊपर वाले वीडियो में, यूप्लेक्टेला को फूलों की टोकरी कहा जाता है, जिसे जापान में भेंट में लोगों को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हाइलोनिमा, ऑप्शन बी यूप्लेक्टेला,
ऑप्शन सी टेथ्या, ऑप्शन डी ल्यूकोसिलेनिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। जो ब्लैक टेला को जापान में भेंट स्पंज में दिया जाता है। अब 90वें प्रश्न को हम देखते हैं। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन डी कार्डेटा। तो आर्थ्रोपोड को जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक कीट इस पृथ्वी पर मौजूद होते हैं और इन सभी कीटों को आर्थ्रोपोड संघ में रखा जाता है। इस वजह से आर्थ्रोपोड संख्या की जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ होता है। 91वां प्रश्न अब हम देखते हैं। प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोड्रोमा, ऑप्शन बी सीलिएटा, ऑप्शन सी मैस्टिगोफोरा, ऑप्शन डी स्फोरोजोआ। तो स्फोरोजोआ ही ऐसा वर्ग है जिसमें सभी परजीवियों को, प्रोटोजोआ के सभी परजीवियों को स्फोरोजोआ वर्ग में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। 92वां प्रश्न देखते हैं। टीनिया सोलियम का स्टीसर्कस लार्वा पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी भेड़ में, ऑप्शन सी सूअर में व ऑप्शन डी घोंघा में। तो हम लोग जानते हैं कि टीनिया सोलियम का स्टीसर्कस लार्वा सूअर के ऊतकों में पाया जाता है। इस वजह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्कैरिस का लार्वा कौन सा है। रैबिडिटिफॉर्म, ऑप्शन बी ट्रोकोफोर, ऑप्शन सी वेलिजर, ऑप्शन डी ग्लोकोडियम। तो रैबिडिटिफॉर्म ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, जो कि स्कैरिस का लार्वा होता है। 94वें प्रश्न को हम देखते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। कॉकरोच से आने वाली तीव्र दुर्गंध का कारण है। ऑप्शन ए फैलिक ग्रंथि का स्रावण, ऑप्शन बी कोलोटीरियल ग्रंथि का स्रावण, ऑप्शन सी फीरोमोन का स्रावण, ऑप्शन डी क्योंकि यह गंदी नालियों में रहता है। तो ऑप्शन सी फीरोमोन का स्रावण कॉकरोच करता है, जिसकी वजह से गंदी तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। तो यह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। कॉकरोच को आर्थ्रोपोड में रखा गया है, क्योंकि यह एक कीट है तो इसे आर्थ्रोपोड में रखा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष वीडियो को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, या नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।